हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है या नहीं, जल्दी से कंफर्म कर दीजिए भाई। ओ हो, आज तीसरे लेक्चर में आते हुए एनर्जी खत्म हो गई क्या। ओ माय गॉड्स। चलिए, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून सबका। रचित को गुड आफ्टरनून, हरप्रीत को गुड आफ्टरनून, नितिन को गुड आफ्टरनून, वैष्णवी मैडम को भी गुड आफ्टरनून जी। एनर्जी यार कम लग रही है आप लोगों की। यार फर्स्ट डे एनर्जी कैसे कम लग सकती है यार। फर्स्ट डे तो स्टूडेंट ऐसा होता है कि सर बस आज तुम सब पढ़ा दो, आज सब पढ़ा दो सर, कल की कल देखेंगे, आज सिलेबस खत्म करा दो सर। चलिए, यस यस यस, ग्रेट यार। आपने इतना लंबा ब्रेक लिया, सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स खत्म हुए, उसके बाद आपने एक लंबा ब्रेक लिया है, उसके बाद आज आप मिल रहे हो मुझसे, है ना। कितना टाइम हो गया हमें मिले हुए। चलिए, ओके सर, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो आप एक छोटा सा इशू फेस कर रहे हैं बच्चों, उसके बारे में बता देता हूं। जिन स्टूडेंट्स ने कॉम्बो बैच परचेस किया है, जिन भी स्टूडेंट्स ने कॉम्बो बैच परचेस किया है, चाहे वो उद्देश्य रेगुलर कॉम्बो बैच परचेस किया हो, चाहे वो उद्देश्य रेगुलर प्रो कॉम्बो बैच परचेस किया हो, मैं आपको बता देता हूं आपको क्लासेस कहां पर दिखेंगी। ठीक है, ये पीडब्ल्यू ऐप है, यहां पर आपको ना करेक्ट बैच सेलेक्ट करना है। यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे उद्देश्य रेगुलर नवंबर ग्रुप 1। ठीक है, और यहां पर आपको बेटा क्लासेस नजर आएंगी। ठीक है, यहां पर आपको क्लासेस नजर आएंगी, इस पर हम क्लिक करेंगे और आपकी क्लास चलने लगेगी। यहां पर जब मैं क्लिक करूंगा, देखिए आपकी क्लास यहां पर प्ले होने लगेगी, देखिए। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा सब स्टूडेंट्स को। जिन बच्चों ने कॉम्बो बैच खरीदा है उनकी बात मैं कर रहा हूं, आपको इंडिविजुअल ग्रुप्स में सिलेक्शन करना है यहां से। ठीक है, ग्रुप 2 देखोगे तो ग्रुप 2 में आपको कॉस्टिंग की क्लास नजर आएगी। ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर। यस सर, दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए, तो आज लेक्चर नंबर 1 है। आज बेटा कुछ खास हम ज्यादा पढ़ाने नहीं वाले हैं। सर आप तो ऐसा ही कहते हो, कुछ पढ़ाने नहीं वाले हैं कहकर पढ़ाकर चले जाते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज आपके सारे क्वेश्चंस मैं आंसर कर दूंगा, बिकॉज ये लेक्चर जो होने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। यहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कितनी नोटबुक्स बनानी है, क्लास के टाइम कैसे करना है, लॉ का रिवीजन कैसे करना है, हर एक पॉइंट बेटा यहां पर आपका क्लियर कर दिया जाएगा फर्स्ट क्लास में ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मेन क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया हम सीए कोर्स क्यों कर रहे हैं, आप लोग सीए कोर्स क्यों ज्वाइन किया। आपने इस कोर्स को कुछ सोचकर, कोई ऑब्जेक्टिव की वजह से ज्वाइन किया होगा, या तो आपने भैया पैसा कमाने के लिए ज्वाइन किया है कि पैसा ही पैसा होगा, या आप चाहते हैं कि सीए नाम के साथ जो रिस्पेक्ट आती है इसलिए आपने ज्वाइन किया होगा। ठीक है, हो सकता है नॉलेज, क्योंकि सीए कोर्स में यार आप 5 साल पढ़ाई करने वाले हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है और थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों मर्ज होकर मिलती है। तो जब आप मार्केट में जाते हो तो आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज होती है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पापा का सपना था, मेरी मम्मी का सपना था, मैं अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करना चाहता हूं कि पेरेंट्स का जो भी ड्रीम है, मैं सीए की डिग्री ले लूंगा तो मैं अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा कर पाऊंगा। और कुछ बच्चे होंगे जो ओटा, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। तो कुछ भी रीजन हो सकता है सारे हो सकता है, यहां पर रीजन ना मेंशन हो। ठीक है, हो सकता है मेरे बच्चा यहां पर रीजन ना मेंशन हो, आपका कोई अलग रीजन भी हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड ने कहा हो कि अगर तुम, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे अगर तुम चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री नहीं लेकर आओगे, और आपने कहा अरे प्यार में तो मैं अंधा हो चुका हूं, कुछ भी कर सकता हूं। है ना।
चलिए यस सर सो मोस्टली बच्चे चाहते हैं भैया पैसा ही पैसा होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, गुरप्रीत सर आपको लॉ पढ़ाने वाले हैं, सबको पता है गुरप्रीत सर आपको लॉ पढ़ाने वाले हैं, बट क्वेश्चन यह आता है इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? क्या इस सब्जेक्ट का नाम कॉर्पोरेट लॉज है? क्या इस सब्जेक्ट का नाम अदर लॉज है? क्या इस सब्जेक्ट का नाम कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज है या नन ऑफ द अबव? तो हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। मैं आपको कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, ये इंटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये कितने मार्क्स का आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये पेपर कितने मार्क्स का आने वाला है? कितने मार्क्स का आएगा? 50 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, 100 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, 75 या 80? कितने मार्क्स का आएगा? यस, दिस पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स के पेपर की तैयारी हम यहां पर करने वाले हैं। 100 मार्क्स की तैयारी हम यहां पर करने वाले हैं। यह सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का आएगा। 100 मार्क्स में जब हम बात करते हैं तो इसमें सीए फाउंडेशन की तरह क्या सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे या यहां पर सारे क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे या इंटरमीडिएट में दोनों मिक्स होता है? दोनों मिक्स होता है मतलब कुछ क्वेश्चंस हमारे डिस्क्रिप्टिव होंगे, कुछ क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू के होंगे, या हमें क्या पता क्या होता है? नन ऑफ द अबव। हां, तो यहां पर मेरे बच्चा बोथ, यस यहां पर बेटा बोथ आपको 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आएगा और आपको 30 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, ठीक है। यस सर, तो 70-30। तो सर ये सीए फाउंडेशन के एग्जाम से हार्ड होगा या इजी होगा? बेटा अगर तुम मुझसे सच पूछोगे, अगर तुम्हें लॉ याद करने में दिक्कत आती थी फाउंडेशन में, तो तुम्हारे लिए बेटा मजे आ गए हैं। क्यों मजे आ गए हैं? रीजन इज कि आप क्या करेंगे भाई, 30 मार्क्स में से आप इजीली, मैं बोल रहा हूं 28 मार्क्स स्कोर कर लोगे, क्योंकि एमसीक्यू में पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एमसीक्यू में पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। वहां पर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, या तो इधर या उधर। ऐसा नहीं करेगा एक में से आधा दे देगा, ठीक है। और बाकी के 70 मार्क्स में से यार अगर मैं मानता हूं बुरे से बुरा 50% तो ले आओगे, 50% तो ले आओगे 70 मार्क का लिखकर। कितना हो गया टोटल जरा बताना। देखो मैं तो अपना ब्रह्मास्त्र भी लाया हूं, 35 + 28 यानी 63 मार्क्स तो आपके कहीं भी नहीं गए। ये तो मैं आपको मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम मार्क्स, मिनिमम बेटा, मिनिमम 63। और अगर किसी भी स्टूडेंट के 60 मार्क्स आ जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन मतलब वो पेपर आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है, वो पेपर आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चा, ठीक है। यस सर, इस बार हाईएस्ट कितने आए थे मैं आपको वो भी बता देता हूं। इस बार बेटा जो नवंबर 23, हां अभी नवंबर 23 का रिजल्ट आया था इंटर का, तो उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं स्टूडेंट के, मान्या करके स्टूडेंट है, उसके बेटा मार्क्स आए हैं लॉ में, आप उसकी मार्कशीट देख सकते हैं, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में 83 मार्क्स बेटा उसके आए हैं, 83 मार्क्स, ठीक है। और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि इस बैच में, क्योंकि ये बैच में मुझे एनर्जी भी दिख रही है, ये बैच में मुझे लग रहा है कि बच्चा फोड़ने वाला है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस बैच में हमें ऐसे कम से कम 3 स्टूडेंट तो मिलेंगे जो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ के 90 मार्क्स प्लस ले आएंगे। ठीक है, तो ये मान के मैं चल रहा हूं। अच्छा एक और चीज, आप सारे तो अभी दिसंबर 23 पास करके आए हो, दिसंबर 23 पास करके आए हो। यस सर, दिसंबर 23 में पता है कितने हाईएस्ट आए हैं लॉ में? कैन एनीबडी गेस दिसंबर 23 में कितने मार्क्स हाईएस्ट आए होंगे सब्जेक्टिव पेपर में? तो बेटा अगर आप सही गैस कर लो, दिसंबर 23 का जो अभी रिजल्ट आया है
फाउंडेशन का, उसमें प्रिया नाम की लड़की के हमारे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। कितने हाईएस्ट मार्क्स बेटा? 85 मार्क्स। जबकि आप जानते हैं कि लॉ में किस तरह की चेकिंग हुई है, इस बार लॉ में किस तरह की चेकिंग हुई है आप जानते हैं, फिर भी उस बच्ची के 85 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो प्रिया नाम है उसका। भाई मैंने कहा यार 85, यहां तो 2 बच्चे पास हो जाएंगे 85 में। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जो मेन क्वेश्चन नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? क्योंकि एमसीक्यू है तो सर क्या यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी? द आंसर इज नो बेटा, यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यानी अगर आपको आंसर नहीं भी आता तो भी क्या एग्जाम में आंसर लिखना है? यस, यही तो बेनिफिट है, आंसर आता हो या नहीं आता हो, एमसीक्यू छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का यही तो बेस्ट फायदा है। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं भैया। लॉ में सर हम क्लास में कौन सी बुक से पढ़ने वाले हैं? लॉ में सर आप क्लास में कौन सी बुक से पढ़ाते हैं? देखो, जो बच्चे हमसे सीए फाउंडेशन पढ़े हैं उनको तो पता है गुरप्रीत सर के पढ़ाने का क्या तरीका है। ठीक है बेटा, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, मैं आईसीआई स्टडी मटेरियल से पढ़ाता हूं। आईसीआई मटेरियल हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो क्लास में जब हम रेफर करेंगे तो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल रेफर करेंगे, जैसे हमने सीए फाउंडेशन में किया था। सर सीए फाउंडेशन में ना एक ही बुक थी सर, यहां पर तो 3 बुक्स हैं सर, कैसे पढ़ेंगे सर? रिवाइज कैसे करेंगे? गुड क्वेश्चन, रिवाइज कैसे करेंगे बेटा? उसके लिए हम लोग बनाएंगे हैंड रिटन नोट्स। उसके लिए हम क्या बनाएंगे? हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे। कैसे बनाने हैं मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कैसे बनाने हैं ये मैं आपको बता दूंगा, आज ही सब क्लियर कर दूंगा। दूसरा, आपके पास बेटा ये बुक आ जाएगी, जिन बच्चों ने भी ऑर्डर करी होगी, जो प्रो बैच के स्टूडेंट है या जिन्होंने अलग से ऑर्डर करी होगी, उनके पास ये बुक, ये कौन सी बुक है भैया? पीडब्ल्यू की क्वेश्चन बैंक है। इसमें आपको पीवाईक्यू, आरटीपी, जैसे मैंने आपको पहले सॉफ्ट में दिया था, इस बार हार्ड में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बुक आपको सर कब आएगी? हम तो इंतजार करते करते बूढ़े हो गए। बेटा ये बुक आपको मिलेगी, ठीक है, ये बुक आपको मिलेगी, ये डिस्पैच हो जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से। ठीक है, दूसरा आईसीएआई की एमसीक्यू बुकलेट, दूसरा मेरे बच्चा आईसीआई की एमसीक्यू बुकलेट। हाँ, आईसीआई की एमसीक्यू बुकलेट, या आपको आईसीआई की जगह मैं कह देता हूं, क्योंकि अभी आईसीआई की आई नहीं है, तो हम आपको पीडब्ल्यू की एमसीक्यू बुकलेट से कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कितनी नोटबुक्स बनानी है? सर हमें लॉ की कितनी नोटबुक्स बनानी है? क्योंकि फर्स्ट डे मैं बता दूंगा ना, फिर आप बार बार नहीं पूछोगे। ठीक है, तो यहां पर मेरे बच्चा आपको 2 नोटबुक्स बनानी है। फर्स्ट नोटबुक होगी आपकी हैंड रिटन नोट्स की, हैंड रिटन नोट्स की होगी एक आपकी नोटबुक। ठीक है, और दूसरी होगी आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की 2 नोटबुक्स हम बनाएंगे। ठीक है, यहां पर आप मान लीजिए ये बनाइएगा 200 पेजेस की और ये भी बनाइएगा 200 पेजेस की। कई बार ऐसा होता है कि आपकी हैंडराइटिंग बड़ी होती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी हैंडराइटिंग नॉर्मल बच्चे से एक बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करते हो, लाइनें ज्यादा छोड़ते हो, तो हो सकता है ये कॉपी आपकी भर जाए। अगर कॉपी भर जाएगी तो क्या करोगे? सर मेरी ना कॉपी भर गई सर, हैंड रिटन नोट्स के आपने 200 पेज भरा था, क्या करूं? अरे भाई अगर भर गई है तो एक और कॉपी ले लियो ना, इनकेस अगर तेरे को कम पड़ गया तो एक और कॉपी ले लेना, सिंपल।
है ना? सिंपल सी बात है बेटा, बहुत सिंपल है ना? सो हैंड रिटन नोटबुक मुझे चाहिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की नोटबुक मुझे चाहिए। इन दो नोटबुक्स के अलावा हमें कुछ नहीं लगेगा नोटबुक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सर नोट्स कैसे बनाने हैं और कब बनाने हैं? सर नोट्स कैसे बनाने हैं और कब बनाने हैं? ठीक है, तो बेटा हैंड रिटन नोट्स जो आपको बनाने हैं उसकी मैं आपको सेपरेट पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। क्या प्रोवाइड करूंगा? सेपरेट पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा आपको गूगल ड्राइव लिंक में चैप्टर वाइज। ठीक है, गूगल ड्राइव लिंक में चैप्टर वाइज मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा अभी। उस ड्राइव पे आपको हर चैप्टर की क्या मिल जाएगी? हैंड रिटन नोट्स। पहले वो मेरी हैंड राइटिंग में होते थे, लेकिन बच्चों ने मुझे बहुत डांटा, है ना, बहुत डांटा बच्चों ने मुझे कि सर आपकी हैंड राइटिंग कद्दू है। मैंने कहा कद्दू मतलब? कह रहे समझ नहीं आती कद्दू। तो फिर मैंने उन हैंड रिटन नोट्स को बेटा टाइप करवा लिया है। ठीक है, ओके, फिर मैंने उनको टाइप करवा लिया। ये रहा आपके चैप्टर 1 के हैंड रिटन नोट्स का टाइप्ड वर्जन। दिस इज द टाइप्ड वर्जन ऑफ हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, दिस इज द टाइप्ड वर्जन ऑफ हैंड रिटन नोट्स। आपको इसमें से मैं क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ये पीडीएफ में से अपनी हैंड रिटन नोटबुक में लिख लेना है, इतना ही करना है। और क्लास के टाइम प्लीज ध्यान रखिएगा, ये आपको क्लास के टाइम नोट्स नहीं बनाने हैं। ये जो नोट्स आप बनाओगे ना, शाम को बनाओगे। कब बनाओगे? शाम को, सेल्फ स्टडी के टाइम। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे क्लासेस के बाद, उस टाइम पे आपको नोट्स बनाने हैं, आपको सामने पीडीएफ रखनी है और कॉपी पेस्ट करना है। साथ ही अगर आपको लगता है कि कोई मॉड्यूल से एक्स्ट्रा पॉइंट, क्योंकि ये समरी मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, बट आपको लगता है कि नहीं यार ये वाला पॉइंट भी मुझे मॉड्यूल से अपने नोट्स में लिख लेना चाहिए, तो यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा। यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, हां बच्चा कह रहा है इन नोट्स का नाम नूरा नोट्स रख दो। चलिए नूरा के बारे में बेटा बाद में बात करेंगे, आएंगे नूरा मैडम पे भी, डोंट वरी। ओके सर, आगे चलते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगर हम लाइव क्लासेस देखें या रिकॉर्डेड क्लासेस देखें, कौन सी क्लासेस हमें देखनी चाहिए? बेटा ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। आप लाइव भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है डेली देखो। नॉर्मली लॉ की क्लासेस बेटा जितने भी मेरे पास स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे बताया है, आप लोग भी जानते हो, वो मुझे 2x पर देखना पसंद करते हैं। व्हाई? बिकॉज गुरप्रीत सर ना ये हैं, ये मतलब अबे स्लो टीचर हूं मैं, पढ़ाने में थोड़ा सा स्लो हूं बेटा। हर चीज को कई बार ना मैं बहुत होले होले धीरे धीरे पढ़ाता हूं। तो जो बच्चा स्मार्ट होता है ना वो कहता है अबे यार बोर हो रहा हूं मैं, सर को देखूंगा 2x पर, 2x पर, है ना। कुछ बच्चे 1.5x पर और कुछ बच्चे तो 7x की भी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, बट क्लियर सी बात यह है बेटा, चाहे लाइव देखो चाहे रिकॉर्डेड देखो, प्लीज डेली देखो, प्लीज डेली देखो, प्लीज। ठीक है, डेली देखना, डेली। ओके, यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब आप क्लास में गुरप्रीत सर की क्लास देख रहे होंगे, चाहे लाइव देख रहे होंगे चाहे रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, चाहे लाइव देख रहे होंगे चाहे रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, तो उस टाइम पर क्या होना चाहिए बेटा? उस टाइम पर आपके सामने होना चाहिए ICAI मॉड्यूल। क्या होना चाहिए? आपके सामने फिजिकली ICAI मॉड्यूल होना चाहिए। सर अभी मेरा मॉड्यूल डिलीवर नहीं हुआ है, फर्स्ट 2 चैप्टर प्रिंट करा लो। यार 2 चैप्टर प्रिंट करा लो, 50 रुपए लगेंगे। 2 चैप्टर प्रिंट करा लो, तब तक आपका मॉड्यूल आ जाएगा। बट ICAI मॉड्यूल अपने सामने रखना जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूं। ठीक है। सेकंड, जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तो चैट पर फोकस नहीं होना चाहिए। सर अरे अपना इंस्टा आईडी दे दो, ये सब फालतू की बातें नहीं चलेगी, कोई भी फालतू की बात नहीं चलेगी। जब सर कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं
तो कॉन्सेप्ट पर पूरा फोकस होना चाहिए, उस टाइम पर आप कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। नेक्स्ट, आपको एक हाइलाइटर लेकर बैठना है और मेरे साथ हाईलाइट करते जाना है। नॉर्मली मैं सब कुछ ही हाईलाइट करा दूंगा, ठीक है। आप देखोगे अरे गुरप्रीत सर ने तो पूरी किताब हाईलाइट करा दी, करा देता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मैं दूंगा जो आपके आईसीआई मॉड्यूल में नहीं है, ठीक है। आपके मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट तो है लेकिन उसका एग्जाम्पल नहीं है, तो उन एग्जाम्पल्स को आप क्या करेंगे, स्टिकी नोट्स पर, किस पर मेरे बच्चा, स्टिकी नोट पर लिखकर आईसीआई मॉड्यूल के वहीं पर चिपका लेना, ठीक है, ताकि आपको जब फ्यूचर में रिवीजन करो तो आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हमारी 2 घंटे की क्लास बेटा, डेली कितने आवर्स की क्लास होगी, 2 आवर्स की क्लास होगी, ठीक है। 2 आवर्स की क्लास होगी जिसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट 5 to 10 मिनट रिवीजन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट 5 to 10 मिनट क्या करेंगे, रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास फ्रॉम हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, फ्रॉम हैंड रिटन नोट्स, ओके। पहले 5 से 10 मिनट हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर 50 मिनट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब पढ़ाने की एक्टिंग करूंगा, ठीक है, पढ़ाने की एक्टिंग करूंगा। 50 मिनट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, ओके। 50 मिनट्स खत्म होने के बाद यहां पर आएगा बेटा 3 मिनट का, जी हां 3 मिनट का मुन्नी ब्रेक, 3 मिनट इसको आपको दिए जाएंगे, मुन्नी ब्रेक दिया आपको जाएगा। फिर मुन्नी ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा चलेंगे आगे, ठीक है। हाँ श्रिया कह रही है ब्रेक मत दो, बेटा ब्रेक मुझे देना पड़ता है, मेरा थ्योरी सब्जेक्ट है, आप समझो, है ना, ब्रेक मुझे देना पड़ता है, थ्योरी सब्जेक्ट है। थोड़ा सा बच्चा ना सुन सुन के ऐसा हो जाता है, ये क्या हो गया, मैं कौन सी दुनिया में आ गया, तो एक 3 मिनट का छोटा ब्रेक देता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं, है ना। मुन्नी ब्रेक में हम थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं, ठीक है। 3 मिनट का मुन्नी ब्रेक आपको दिया जाएगा, उसके बाद फिर से हम 57 मिनट्स पढ़ेंगे, 57 मिनट्स पढ़ेंगे, ठीक है। 2 घंटे से ऊपर मैं क्लास लूंगा नहीं, मैं चला जाता हूं, 2 घंटा हो गया मैं चला जाता हूं। रीजन बिंग मुझे पता है आप पूरा दिन इतनी सारी क्लासेस पढ़ रहे हो, है ना, तो अगर मैं एक्स्ट्रा 10 मिनट भी लेता हूं तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो हो जाएगा ना यार, आप सुबह से क्लासेस ले रहे हो। यस यस, चलिए एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर जो हमें ई बुक मिलेगी और जो बच्चों को हार्ड कॉपी मिल रही है क्या दोनों सेम है? यस बेटा दोनों सेम है। जिन बच्चों को ई बुक मिल रही है सेम कंटेंट है, हार्ड बुक में और ई बुक में कोई फर्क नहीं है, बस आपको सॉफ्ट में प्रोवाइड हो रही है, उनको हार्ड में प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट आता है सर मान लीजिए हमारी सारी क्लासेस खत्म हो गई, सारी क्लासेस हमारी कितने बजे तक खत्म हो रही है जरा मुझे बता दो यार एक बारी, लास्ट क्लास आपकी कब खत्म हो रही है, ग्रुप 1 वालों की कब खत्म हो रही है और ग्रुप 2 वालों की कब खत्म हो रही है, बस एक बार ही बता दो। ग्रुप 1 वालों की तो कितने बजे खत्म हो रही है लास्ट क्लास, और ग्रुप 2 वालों की कितने बजे हो रही है? चलिए तो ग्रुप 1 कह रहा है भाई 3:30 PM और ग्रुप 2 कह रहा है भाई 6 PM, है ना, 3:30 एंड 6 PM। इसके बाद आप क्या करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे,
है ना। इसके बाद आप किताबें बंद नहीं रखोगे, इसके बाद आपका आएगा ग्रुप 1 वालों का सेल्फ स्टडी, ग्रुप 2 वालों का सेल्फ स्टडी पीरियड। तो लॉ की सेल्फ स्टडी कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप सेल्फ स्टडी, क्लास का मैंने बता दिया कैसे करना है, अब मैं आपको बता रहा हूं सेल्फ स्टडी डेली कैसे करनी है, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी के टाइम आपको क्या करना है, शाम के टाइम जब आप लॉ खोलोगे, एक तो लॉ डेली पढ़ना है। ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जब सेल्फ स्टडी में आप कहो कि लॉ मैं कल पढ़ लूंगा, कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। तो सेल्फ स्टडी के टाइम आप क्या करेंगे, जितना गुरप्रीत सर ने आज पढ़ाया है, जितना गुरप्रीत सर ने आज पढ़ाया है उसको अच्छे से एक बारी आईसीआई मटेरियल से लाइन बाय लाइन पढ़कर रिवाइज कर लेना, एकदम प्रॉपर रीडिंग कर लेना। अगर कोई डाउट आएगा उस टाइम पे झट से पीडब्ल्यू के डाउट इंजन पर डाल देना, ठीक है। दूसरा, आपको हैंड रिटन नोट्स कॉपी पेस्ट करने हैं, पीडीएफ से अपनी नोटबुक में लिखने हैं। हो सकता है कि सारे बच्चे ना लिख पाए, जैसे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों ग्रुप दे रहे होते हैं और मैनेज नहीं कर पाते। अगर आपसे हैंड रिटन नोट्स मैनेज नहीं हो रहे हैं तो प्रिंट करवा लेना, प्रिंट करवा लेना। लेकिन पहला सजेशन यही है कि खुद की हैंडराइटिंग में बनाओगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं, रेगुलर कॉलेज जाते हैं, उनके लिए सजेशन है कि वो चाहे तो हैंड रिटन नोट्स प्रिंट करवा सकते हैं। बट जो ग्रुप 1 दे रहा है, कोई जॉब नहीं कर रहा है, या ग्रुप 2 जो मैनेज कर सकता है, उनको हैंड रिटन नोट्स बनाने पक्का है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें आंसर राइटिंग करनी है बेटा डेली। कितने आंसर राइट करने हैं हमें डेली? हमें 2 लॉ के आंसर राइट करने हैं, 2 लॉ के आंसर लिख कर देखने हैं। 2 आंसर लिखोगे मोर देन इनफ है बेटा, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बट आंसर डायरेक्टली नहीं लिखना, आंसर डायरेक्टली नहीं लिखना। आंसर कैसे लिखना है उसकी निंजा टेक्निक आज आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए चलिए आइए सारे बातें करते हैं। चलिए मान लीजिए ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 3 है, ठीक है। जब मैं चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूंगा आपको कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है। जब मैं चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूंगा आपको कोई भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है। जब आपका चैप्टर 2 क्लास में स्टार्ट हो जाएगा, जब आपका चैप्टर 2 क्लास में स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, चैप्टर 1, क्योंकि आप तब तक पूरा चैप्टर 1 अच्छे से नोट्स बना चुके होंगे, थोड़ा बहुत कंटेंट लर्न भी कर चुके होंगे। तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे, चैप्टर 1 के आईसीआई मॉड्यूल के आंसर, वो पीडब्ल्यू बुक में भी कवर है, एंड पीडब्ल्यू बुक के आंसर आप डेली 2 लिखना चालू कर दोगे, डेली 2, ठीक है, डेली 2। फिर जब चैप्टर 2 खत्म होगा, जब हमारा क्लास में चैप्टर 2 ओवर होगा, ठीक है, चैप्टर 2 ओवर होगा, ओके, उसके बाद मेरे बच्चा, उसके बाद आप क्या करेंगे, चैप्टर 2 खत्म होने के बाद चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो आप घर पे चैप्टर 2 के आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देंगे। यानी ये जो आंसर राइटिंग नोटबुक है बेटा, ये जो आंसर राइटिंग नोटबुक है वो एक चैप्टर आपकी पीछे चलेगी, वो एक चैप्टर आपकी क्या चलेगी, पीछे चलेगी, ठीक है। यहां पर बेटा क्या डीपीपी का कॉन्सेप्ट होता है बेटा, वो डीपीपी सीए फाउंडेशन में होती है। यहां पर आपका क्वेश्चन बैंक का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सीए इंटरमीडिएट में आपका सर साथ साथ क्यों नहीं करना है, साथ साथ बेटा इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब तक आपको चीजें लर्न नहीं होगी, लिखोगे कैसे, पहले लर्न भी तो करनी पड़ेगी। तो जब हम चैप्टर को 4-5 बार रिवाइज कर चुके होंगे डेली, रोज आकर रोज आप मेरे साथ लिख चुके होंगे, तो आपको कुछ चीजें याद हो जाएंगी, तब लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सर मुझे लॉ के आंसर लिखना नहीं आता, ठीक है,
मुझे लॉ के आंसर नहीं लिखना आता, कोई बात नहीं, चैप्टर 1 ओवर होने दो, चैप्टर 1 ओवर होने दो। मैं आपका एक राइटिंग सेशन लूंगा, राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, चैप्टर 1 ओवर हो जाने दो, मैं आपका राइटिंग प्रैक्टिस सेशन लूंगा जिसमें मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा हाउ टू राइट लॉ आंसर्स, हाउ टू राइट लॉ आंसर्स। मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा खुद से, एक एक वर्ड मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा। और मैंने आपके लिए एक पीडीएफ भी बनाई है बेटा, ये रही, आपके लिए एक पीडीएफ बनाई है, आंसर राइटिंग इन लॉ पेपर में क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, उसके पॉइंट्स भी मैंने आपको दे दिए। जैसे आपका क्वेश्चन है फॉर्मेट क्या होगा, आंसर की लेंथ कितनी होगी, सर सेक्शन नंबर लिखना है या नहीं लिखना है, सर ओन लैंग्वेज में लिखेंगे कि आईसीआई मॉड्यूल की लैंग्वेज में लिखेंगे, इस पीडीएफ में वो सारे आंसर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इस पीडीएफ में बेटा वो सारे आंसर्स आपको दिए हुए हैं। चलिए आगे चलिए सर, आगे चलिए, हम आपकी बात को समझ गए हैं सर। नेक्स्ट, पुराने लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप ना मिस कर जाते हैं चीजों को, कई बार ऐसा होता है बेटा आप चीजों को मिस कर जाते हैं। पहली चीज, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बैकलॉग मत होने देना। सर अगर बीमार हो गए, सर शादी पे जाना पड़ गया, तो बेटा उसी वीक के संडे को कंप्लीट कर लेना, उसी वीक के संडे को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, उसी वीक के संडे को कंप्लीट कर लेना मेरे बच्चा, क्योंकि बैकलॉग एक बार हो गया दिक्कत हो जाएगी, मैं बता रहा हूं। फिर उसके बाद आपके मेरे के पास मैसेजेस आएंगे, मैं दोबारा इस पर आंसर, सर मेरा 2 महीने का बैकलॉग है। अबे 2 महीने में तो सिलेबस खत्म कर दिया था, तेरा 2 महीने का बैकलॉग है। ठीक है, चलिए, ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट सर, अगर पीडब्ल्यू ऐप चलाते हुए कोई भी टेक्निकल इशू मुझे आ गया, मेरे लेक्चर प्ले नहीं हो रहे हैं, मुझे ऑडियो नहीं आ रही है, कोई भी टेक्निकल इशू आता है, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, यहां पर देखिएगा, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे, यहां पर कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करना, आपकी डाउट जो है, जो भी आपकी टेक्निकल इशू होगी वो सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलें। यस सर, ओके। नाउ लाइव क्लास के बाद मान लो आपको डाउट्स आएंगे, हजारों डाउट्स आएंगे, मैं मानता हूं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आप एक स्टूडेंट है और डाउट्स आना लाजमी है, आपको डाउट्स आएंगे, लेकिन डाउट्स पूछेंगे कहां, तो वो भी बता देता हूं। डाउट्स कहां पर पूछे जाते हैं, डाउट्स कहां पर पूछे जाते हैं, स्टडी में जाएंगे, यहां पर बैच में मैं आपको दिखा देता हूं, देखो कहां पर आपको डाउट पूछने का ऑप्शन आएगा। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दी, मेरी क्लास में कोई गाना नहीं गाएगा, मैं बता रहा हूं। ये देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन है, यहां पर आस्क डाउट आता है, यहां पर आप पूछ सकते हो सर पेज नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 समझा दीजिए। आर यू श्योर? ये आपका डाउट सबमिट हो गया। ठीक है, ये आपका डाउट यहां पर क्या हो गया है, सबमिट हो चुका है बेटा, सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो ये डाउट आप कभी भी पूछ सकते हैं और आपका डाउट 24 to 48 आवर्स में सॉल्व हो जाएगा। चलिए ओके सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम कौन से पेन से लिखना है बेटा, एग्जाम हमें लिखना होता है, आपको पता होगा यार, फाउंडेशन करके आए हो, ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, चलिए अब क्योंकि हम बहुत लंबी जर्नी पे जा रहे हैं, क्योंकि हम बेटा बहुत लंबी जर्नी पर जाने वाले हैं, एक बहुत, मैं आपसे अब फाउंडेशन वाले बच्चे नहीं देखता हूं मैं आपको, अब मैं आपको एज अ सीनियर देखता हूं, है ना। अब आप सीनियर हो चुके हैं, अब मैं आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अब आप रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं थोड़े, अब आप रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं थोड़े, तो प्लीज लिमिट योर इंटरेक्शंस विद द फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से
इंटरेक्शन कम कर दो, अपने सोशल मीडिया इंस्टा फेसबुक कम कर दो, बंद नहीं कर सकते, कम कर दो, बट प्लीज कम कर दो, ठीक है। आप रोज लाइव या रिकॉर्डेड जो भी देख रहे हो वो देखो, लेकिन रोज देखो, है ना। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, मान लो क्लास के दौरान आपको कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा टेक्निकल लगा, हो सकता है, क्योंकि सीए इंटरमीडिएट में बेटा आपके बड़े सारे सब्जेक्ट नहीं हुए। टैक्सेशन आपके लिए नया है, कॉस्टिंग आपके लिए नया है, एफएमएसएम आपके लिए नया है, ऑडिटिंग आपके लिए नया है, तो बड़े सारे नए सब्जेक्ट्स हैं। तो क्योंकि नए सब्जेक्ट्स है तो हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको डिफिकल्ट लगे, एक बार में समझ ना आए। तो इस केस में मेरे बच्चा आप क्या करना, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, एक बारी उस रिकॉर्डेड लेक्चर को, अनलिमिटेड व्यूज दिए हैं, रिवॉच करके देखो उस पोर्शन को दोबारा देखो। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो डाउट इंजन में लिखो कि यार ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जब मैं कॉन्सेप्ट, ये तो भैया बहुत ज्यादा ही वो हो जाता है। मान लीजिए मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना स्टार्ट किया, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में 30 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में मुझे 30 मिनट्स लगने वाले हैं। अब होता क्या है, जैसे ही मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूं, बच्चा एकदम से सर ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। पेशेंस, शांति, पहले उस कॉन्सेप्ट को खत्म हो जाने दो। उस कॉन्सेप्ट को क्लास में, हो सकता है आपका डाउट ऐसा हो जो यहां तक आते आते ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा मत करो कि यार सर अभी बता दो, है ना। उससे क्या होगा, अगर मैं बीच में रुककर आपका रिप्लाई करूंगा तो जिस बच्चे को समझ आ रहा था वो भी कद्दू कद्दू लिखने लगेगा कि सर कद्दू कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मेरी सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, सब स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट रहने वाली है कि प्लीज 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 प्लीज, जब कॉन्सेप्ट चल रहा हो एक बारी सुन लो, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए, लिख दो आपका क्या डाउट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बैकलॉग वाला बता चुका हूं। सर कितने चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में और हमें कितने लेक्चर्स लगने वाले हैं, स्टार्ट में बता दो। सर स्टार्ट में बता दो कितने लेक्चर्स हमें लगने वाले हैं। बेटा टोटल लेक्चर्स जो हमें लगेंगे वो है 90 लेक्चर्स लगेंगे। कितने लेक्चर्स लगेंगे हमें लॉ के लिए? 90 लेक्चर्स लगने वाले हैं, लेकिन मैं स्लो टीचर हूं तो इसमें आप 3 लेक्चर और ऐड कर लो, 3 लेक्चर और ऐड कर लो। ठीक है, तो 93 के आसपास हमें लग जाएंगे, जिसमें हमारा चैप्टर 1 में 7 लेक्चर लगने वाले हैं, चैप्टर 2 में 11 लेक्चर लगने वाले हैं, चैप्टर 3 में 8 लेक्चर लगने वाले हैं। ये नोट्स आपको पीडब्ल्यू ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये नोट्स मेरे बच्चा आपको पीडब्ल्यू ऐप पर मिल जाएंगे। आपको पहले से ही पता होगा कि कितने लेक्चर लगने हैं। तो जैसे ही मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, सर गुरप्रीत सर, हाँ बेटा सर ये चैप्टर कब खत्म होगा सर, कब खत्म होगा सर ये चैप्टर, कितने दिन लगेंगे सर इस चैप्टर को? बेटा फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है कौन सा चैप्टर कितने दिन लेगा, बीच में मत पूछना। ठीक है श्रीजी, क्या सर संजीवनी बूटी स्लाइड्स नहीं देंगे? बेटा सीए इंटरमीडिएट में आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं टाइप्ड वाले, उसी से ही आपको लर्न और रिवाइज करना होता है। ठीक है श्रीजी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है। मेरा लवली और फेवरेट पॉइंट्स आ गए हैं। ये देखो बेटा, एक लेफ्ट में, मेरे लिए लेफ्ट है, पता नहीं आपके लिए क्या है। मेरा लेफ्ट है ये और ये मेरा राइट है। ये लेफ्ट और राइट में क्या है? राइट में देखो आपको दिख रहा होगा इंस्टाग्राम, दिख रहा है क्या? यस सर। और लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा पीडब्ल्यू का डाउट इंजन। मैं आज आपके बेटा, आज सबके सामने, सबके देखो लाइव हूं मैं यूट्यूब पे, आप लोगों के पैर पकड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया ऐप है, वो पीडब्ल्यू का डाउट इंजन नहीं है। रात को 3 बजे मैसेज आता है, सर आज आपने जो वो पढ़ाया था ना यार वो समझ नहीं आ रहा, एक बार ही बता दे। रात को 3 बजे इंस्टा पे वो मुझे मैसेज लिख रहा, अरे भाई पीडब्ल्यू ने तुम्हें
इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है डाउट इंजन की, तुम क्यों इंस्टाग्राम को डाउट इंजन बना रहे हो? सर मेरी किताब अभी तक नहीं आई है सर, क्या आप डिलीवर कर देंगे? सर मैंने 1 हफ्ते पहले, सर डिलीवर कर दीजिए मेरे घर आके, है ना? तो प्लीज भाई प्लीज, ठीक है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप उस फैसिलिटी का इस्तेमाल करिए, है ना? दोबारा मैं इस बारे में नहीं बोलूंगा, ठीक है? अगर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, सर ना बड़े एरोगेंट है, मैंने सर को ना मैसेज किया था, मैंने सर को मैसेज किया था, पूछा था, रिप्लाई तक नहीं किया, देख रहे हो कितनी एरोगेंसी। अरे मेरे दोस्त, सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस चलती है मेरे भाई, सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, समझो, एरोगेंसी वाली बात नहीं है, ठीक है? आइए अगला 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 तो मुझे और भी पसंद है। अच्छा, कितने बच्चों को यहां पर इंस्पेक्शन वर्ड का मीनिंग पता है? जल्दी बताइए, कितने बच्चों को यहां पर इंस्पेक्शन वर्ड का मीनिंग पता है? यस और नो? हाँ 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 हाँ, हो, हम्म। चलिए, कुछ बच्चे यस कह रहे हैं, कुछ बच्चे, बहुत कम बच्चे हैं जो नो कह रहे हैं, है ना? 96% यस कह रहे हैं, 4% नो कह रहे हैं, 4% नो कर रहे हैं, ठीक है? ओके, देखो यार, अगर एक बेसिक इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, ये है बेसिक, बेसिक वर्ड है, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि बेसिक वर्ड्स आपको पता होंगे, बेसिक वर्ड्स आपको पता होंगे, है ना? अगर वर्ड ऐसा आ गया, मान लो ये वर्ड आ गया परिपासु, ये वर्ड, अब यहां पर उल्टा होगा, यहां पर 96% बच्चे कहेंगे नहीं पता, नहीं पता, और 4% बच्चे कहेंगे पता है। 4% भी शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, ठीक है? 4% शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, उतने को भी नहीं पता होगा। ये मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि ये एक नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड नहीं है, मैं अंडरस्टैंड करता हूं, और ये मेरी ड्यूटी है आपको डिटेल में बताना। लेकिन बेसिक्स वर्ड्स में भी कई बार ऐसा होता है, बहुत बेसिक वर्ड होता है और फिर बच्चा बार बार लिखता रहता है, अरे भाई बेसिक वर्ड है, आप उसे गूगल भी कर सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुरप्रीत सर, ठीक है, एंड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इसमें डिफरेंस है। मैं आपको जो भी मुझे पता है कि बच्चों को डिफिकल्ट जाने वाला है, उसका मीनिंग आपके बिना पूछे मैं बता दूंगा, उसका मीनिंग बिना पूछे मैं आपको बता दूंगा, बिना पूछे मैं आपको बता दूंगा, आपको पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं खुद से उसे डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन बेसिक चीजें अगर आप हर 2 मिनट बाद मुझसे पूछते रहेंगे तो या तो मैं पढ़ाऊंगा या मैं उस क्वेश्चन का आंसर करता रहूंगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई छोटे मोटे शब्द का मीनिंग नहीं आ रहा है, आप छोटा मोटा गूगल कर लो यार, लेकिन जो बाकी वर्ड्स है वो मैं आई एम देयर टू एक्सप्लेन यू, ठीक है? बाकी अगर आपको पूछना ही है, नहीं हमें तो पूछना ही है, तो पीडब्ल्यू डाउट इंजन 100% खुला हुआ है बेटा, पूछो, दबा के पूछो। चलिए, यस सर, अब चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट पर। हाँ, अब आती है बिगेस्ट प्रॉब्लम, गुरप्रीत सर की बिगेस्ट प्रॉब्लम। सर क्या प्रॉब्लम है आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम? बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल पा रहा है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल पा रहा है बेटा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा ये। सर क्या प्रॉब्लम है? बेटा ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, क्या आपने सीए फाउंडेशन में, देखना हमारे पास 2 तरह के स्टूडेंट हैं,
एक जो सीए फाउंडेशन करके आए हैं और दूसरे जो डायरेक्ट एंट्री से आए हैं। ठीक है, जो बच्चा सीए फाउंडेशन करके आया है, जो बच्चा सीए फाउंडेशन करके आया है, उसने एक चैप्टर पढ़ा है कंपनीज एक्ट। यस और नो? आपके सिलेबस में यह चैप्टर 13 मार्क्स का था। आपके सिलेबस में यह चैप्टर कितने मार्क्स का था? 13 मार्क्स का था। ओके, लेकिन डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स ने, डायरेक्ट एंट्री वाले जरा प्रेजेंट लगा देना यहां पर। जितने डायरेक्ट एंट्री है फटाफट लिख दो, डायरेक्ट एंट्री डायरेक्ट एंट्री डायरेक्ट एंट्री। इन स्टूडेंट्स ने बेटा ये नहीं पढ़ा है, इन स्टूडेंट्स ने बेटा ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है। अब क्योंकि मुझे पढ़ाना है कंपनीज एक्ट, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि स्टार्टिंग के 12 लेक्चर्स, क्योंकि हम सीए फाउंडेशन में 12 लेक्चर लेते हैं कंपनीज एक्ट के। ठीक है, देखो लगा रहे हैं डायरेक्ट एंट्री। फाउंडेशन वालों से मुझे नहीं, डायरेक्ट एंट्री वाले, हाँ डायरेक्ट एंट्री वाले। चलिए, डायरेक्ट एंट्री वाले 12 लेक्चर्स क्या होने वाले हैं बेटा? ऑलरेडी आप मुझसे पढ़कर आए हो, तो आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि सर जल्दी भगा दो ना यार, प्लीज जल्दी भगा दो यार, प्लीज जल्दी भगा दो यार, प्लीज इसे आगे करो यार, पीछे करने की जरूरत नहीं। सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, सर पढ़ाओ। बेटा तुमने पढ़ा हुआ है, मैं मानता हूं तुमने पढ़ा हुआ है, मैं इज्जत करता हूं, मैं नहीं पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे जो यहां पे हैं, मैं नहीं पढ़ाया है तुम्हें। कंपनी क्या होती है, हवा में मत उड़ो भी, है ना। 12 लेक्चर के बाद आ जाओगे जमीन पर, लेकिन उस आपकी वजह से डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 12 लेक्चर्स के ऐसे कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, भाई आपने पढ़ा हुआ है टाइप्स ऑफ कंपनी, आपने कंपनी क्या होती है, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आप पढ़कर आए हो। आपको लगेगा कि अपुनिज भगवान है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो 12 लेक्चर्स के बाद हम लोग एक्चुअली में स्टार्ट करेंगे। 12 लेक्चर्स के बाद आपको इंटर का फ्लेवर आने लगेगा, बट कुछ लेक्चर्स हमारे भैया कॉमन है तो वो चलने वाले हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में कुछ लिखना है क्या? आज के सेशन में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आज का सेशन बेटा एकदम बेसिक सेशन होने वाला है, एकदम बेसिक सेक्शन होने वाला है, जिसमें हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे। ठीक है, कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहला, व्हाट इज लॉ, व्हाट इज लॉ। दूसरा हु कैन मेक लॉ इन इंडिया, लॉ कौन बना सकता है इंडिया में, यह पढ़ेंगे। ठीक है, एंड प्रोसीजर टू मेक लॉ, प्रोसीजर टू मेक लॉ, यह मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे लॉ वर्सेस एक्ट और स्टार्ट कर देंगे कंपनीज एक्ट 2013 के फर्स्ट चैप्टर से। ये डे 2 कंपनीज एक्ट 2013 के। चलिए, यस सर। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेस बिल्डिंग से। लॉ क्या होता है, लॉ क्या होता है, तो बात करते हैं भैया बहुत ही बेसिक से। इन बंदों को शायद आप जानते होंगे। ये पर्सन कौन है भैया? ये पर्सन है पठान भैया। पठान भैया इंडिया के अंदर, इंडिया में सड़कों पर बेटा इतनी बड़ी गन लेकर घूम रहे हैं। आप बताइए, क्या ऐसे खुलेआम कोई भी इंसान गन लेकर घूम सकता है या नहीं घूम सकता? क्या ऐसे कोई भी पर्सन सड़क पर गन लेकर घूम सकता है? अरे भाई, लोगों को नुकसान पहुंचा देगा। गन ऐसे ही नहीं मिलती, लाइसेंस लेना पड़ता है तब जाकर मिलती है, लाइसेंस लेना पड़ता है तब जाकर मिलती है। इन्हें हमारे टाइगर भैया मिले, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। और टाइगर ने मिलने के बाद कहा, अरे भाई पठान, ओ भाई पठान, ओ भाई पठान, यार ये तू गन लेकर घूम रहा है, ये सही नहीं है, ये लॉ में अलाउड नहीं है।
ये लॉ में अलाउड नहीं है भाई, तू क्या कर रहा है, बिना लाइसेंस के गन लेके ऐसे ही घूम रहा है सड़कों पर। तो पठान ने पूछा कि ये लॉ क्या होता है ना, पठान ने पूछा ये लॉ क्या होता है, मुझे बताओ, व्हाट इज लॉ, ये लॉ क्या होता है। तो फिर हमने रिप्लाई किया, ओके, हमने फिर रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया भैया हमने, देखिए यहां पर है ने खड़ूस पापा, यहां पर कौन है, खड़ूस पापा है, ठीक है, और ये है बेटा मासूम बच्चियां। ओ खड़ूस पापा और एक तरफ है मासूम बच्चियां। सर आपने पापा को खड़ूस क्यों कहा और बच्चियों को मासूम क्यों कहा, सर ऐसा क्यों किया आपने। बेटा बहुत सिंपल सी बात है, ये पापा ना अपनी बच्चियों के लिए डेली बहुत सारे बेटा बहुत सारे रूल्स बनाते हैं। जैसे एक पापा ने रूल बनाया हुआ है बच्चियों के लिए कि रात को 10 बजते ही सो जाना है, रात को 10 बजे सो जाना है और सुबह 5 बजे उठना है, सुबह 5 बजे उठना है। तो पापा ने ये जो रूल बनाया ना बच्चियों को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार लेट उठना चाहिए। आप में से भी बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहले लेट उठते थे बट अब गोट की क्लास की वजह से जल्दी उठना पड़ेगा। अब यहां पर बात आती है बेटा पापा ने ऐसा रूल क्यों बनाया, पापा ने ऐसा रूल क्यों बनाया बेटा, पापा ने ऐसा रूल इसलिए बनाया बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, बिकॉज वो चाहते हैं उनकी बेटियों के अंदर डिसिप्लिन आ जाए, उनकी बेटियों के अंदर डिसिप्लिन आ जाए। दूसरा, पापा ने बेटा बेटियों को मना किया हुआ है बाहर का कुछ भी खाना नहीं है, मोमोज नहीं खाने, गोलगप्पे नहीं खाने हैं, कोई भी ड्रिंक्स नहीं पीनी है, मना किया हुआ है बेटा। इस केस में पापा ने ऐसा क्यों कहा हुआ है, बच्चियों को पसंद नहीं है, क्यों, क्योंकि बेटियां बेटा बाहर से, बेटियां बेटा जो बाकी दोस्त है उनकी वो बाहर के मोमोज भी खाती हैं, गोलगप्पे भी खाती हैं, नूडल्स भी खाती हैं, पिज्जा भी खाती हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीती है। लेकिन पापा ने ऐसा क्यों किया, पापा ने बेटा ऐसा क्यों किया, बिकॉज हेल्थ एंड फिटनेस, वो चाहते हैं कि बाहर का अगर आप खाओगे ना तो बीमार पड़ जाओगे। पापा चाहते हैं उनकी बेटियां एकदम हेल्दी खाना खाएं ताकि वो एकदम फिट रहें, ताकि वो एकदम फिट रहें। पापा ने एक और रूल बनाया हुआ है कि जैसे ही ट्यूशन खत्म हो जाए, जैसे ही ट्यूशन खत्म हो जाए ना, आपको घर शाम के 7 बजे से पहले आ जाना, शाम के 7 बजे से पहले आ जाना, क्योंकि बाहर कोई खतरा हो सकता है किडनैपिंग हो जाए, तो 7 बजे से पहले घर पहुंच जाना। पापा ने ऐसा रूल क्यों बनाया, अपनी बेटियों की सेफ्टी के लिए। बट बच्चियों को लगता है कि यार उनकी सारी फ्रेंड्स रात को ना बाहर घूमती हैं, आराम से घर जाती है 9 सवा 9, और हम जो है वो शाम को ही घर पहुंचना पड़ता है, तो उन्हें अपने पापा खड़ूस लगते हैं। ठीक है, मुझे बताओ क्या आपके घर पे भी मेरे बच्चा ऐसा रूल है क्या, कोई, क्या आपके घर पे भी ऐसा कोई रूल है? मेरे घर पे तो रूल है यार, बहुत खतरनाक रूल है, एक दिन छोड़ के एक दिन नहाना पड़ता है। बच्चा कह रहा है मुझे नहीं नहाना पड़ता। हाँ 6 बजे वाला रूल है, माई लाइफ माई रूल्स, नंदन लिख रहा है माई लाइफ माई रूल्स। पापा ने पढ़ लिया, लाइफ और रूल्स दोनों बदल दिए। पेट्रोल का खर्चा कम देते हैं घर वाले, ओके। कुछ भी करने से पहले पूछना पड़ता है, ओके हर्ष। संडे टू संडे नहाना चाहिए, हर्षित ने कहा है सर मेरे यहां तो संडे टू संडे नहाने के लिए बोला गया है। माई लाइफ डैड्स रूल, बिल्कुल सही बेटा। खुद कमाई करो, खुद खरीदो, ओहो हो। चलिए, बाहर दोस्तों के साथ जाने से पहले पूछना पड़ता है बेटा। मेरी मम्मी तो मुझे बहुत मारती थी, झाड़ू से मारती थी, डंडों से भी मारती थी, कहती थी बाहर दोस्तों के साथ आवारागर्दी, आवारागर्दी कहती थी, कहती बाहर दोस्तों के साथ आवारागर्दी मत करा कर,
पढ़ ले लिख ले, जिंदगी में कुछ बन जाएगा, है ना, वरना कैसे कामयाब आदमी बनेगा। तो बहुत मारती थी मम्मी। अगर मैं लेट जाता था तो पता है कितना बड़ा डंडा था मेरी मम्मी के पास, मैं क्या बताऊं बेटा, इतना बड़ा डंडा था मेरी मम्मी के पास मुझे मारने के लिए। देख रहे हो कैमरे में भी पूरा नहीं आ रहा है बेटा, इतने बड़े डंडे से मम्मी मुझे मारती थी, हाथों पे। हाथों पे तो मैं सिर्फ बता रहा हूं, कहां कहां मारती थी मैं क्या बताऊं अब तुम्हें, छोड़ो। लेक्चर 1 में मैं अपनी पोल नहीं खोलना चाहता। ठीक है, तो यहां पर बेटा लिस्ट ऐसे चलती रहती है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, देखो जैसे फैमिली के केस में, अबे जैसे फैमिली के केस में बेटा, जो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होता है, जो फैमिली का सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है, वो अपनी फैमिली के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, नियम बनाता है, जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। उसी तरह बेटा इतने बड़े देश को चलाने के लिए, सही से देश को चलाने के लिए, सिमिलरली मेरे बच्चा, सिमिलरली जब हमारी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, उसको हम बोलते हैं बेटा लॉ, उसको हम बोलते हैं मेरे बच्चा लॉ। सो सिमिलरली व्हेन रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं, उसे बेटा हम बोलते हैं लॉ। देखो आ गया रियोर अदिति आ गया। सर लेमन का क्या मतलब होता है? लेमन का मतलब होता है एक सिंपल लैंग्वेज में जो एक आम इंसान भी समझ सके। ठीक है, सो लेमन मतलब आम इंसान, लैंग्वेज मतलब उसकी भाषा। चलिए ओके सर, अब आपकी थोड़ी कॉमन सेंस टेस्ट कर लेते हैं। कॉमन सेंस का बताइए मुझे। ये मिस्टर शर्मा है, ये दोनों पड़ोसी हैं बेटा। मिस्टर शर्मा का घर ये रहा और मिस्टर वर्मा का घर ये रहा, दोनों पड़ोसी है बेटा। शर्मा अंकल ने अपनी फैमिली के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। शर्मा अंकल ने अपनी फैमिली के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। आप बताइए क्या मिस्टर वर्मा की फैमिली को रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या मिस्टर वर्मा की फैमिली को शर्मा अंकल के बनाए रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? जल्दी बता दीजिए। आप 20 रुपए दोगे तो राज की बात बताऊंगा। हां, तो सारे बच्चे कह रहे हैं सर द आंसर इज नो। भाई शर्मा अंकल जो हैं, शर्मा अंकल जो हैं, शर्मा अंकल की फैमिली शर्मा अंकल के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगी और वर्मा अंकल की फैमिली वर्मा अंकल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगी। इसीलिए दोनों एक दूसरे को नहीं करेंगे, इसलिए ये एक दूसरे के नहीं करेंगे। बट अब एक एग्जांपल लेते हैं। मानिए मिस्टर शर्मा अंकल के घर पे एक रूल है, मिस्टर शर्मा अंकल के घर पे एक रूल है कि कोई भी हमारे घर पर आएगा, कोई भी घर पर आएगा, उसे अपने फुटवियर्स बाहर उतारने पड़ेंगे, गेट के बाहर उतारने पड़ेंगे, उसे अपने फुटवियर्स घर के बाहर उतारने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर मेरे बच्चा मिस्टर वर्मा, अगर मिस्टर वर्मा अपनी फैमिली के साथ शर्मा अंकल के घर उनसे मिलने जाते हैं, शर्मा अंकल के घर अगर उनसे मिलने चाहते हैं, तो सारे बच्चे बताएंगे इस केस में क्या होगा। क्या वर्मा अंकल की फैमिली घर के बाहर अपने फुटवेयर्स उतारेगी या नहीं उतारेगी? द आंसर इज यस, यहां पर उन्हें उतारने पड़ेंगे। तो अगर वो पर्सन, नॉर्मली हमने आंसर सही दिया आपने कि भैया फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे थे आप। लेकिन कई बारी ऐसा होता है कि जब हम उनकी टेरिटरी में चले जाते हैं तो हमें वहां के सारे कानून नहीं, बट कुछ कानूनों का, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले आइए, मुन्नी ब्रेक का टाइम हो गया है, 3 मिनट का मुन्नी ब्रेक लेते हैं, क्या बोलते हो?
3 मिनट देखो, जैसा मैंने वादा किया था 3 मिनट का आपको मुन्नी ब्रेक दिया जाएगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहां जाएं हम। वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे तो नींद आ रही है। बेटा जिसको आए नींद उसका मैंने बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढा है, सो जाओ। मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है बेटा, जब मुझे नींद आती है मैं सो जाता हूं। देवांश कह रहा है आप मुझे भूले तो नहीं। लल्ला लला लई 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 ला लला लल्ला लला लई 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 ला लला ढिन टिन 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 ढिन टिन 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 ढिन टिन 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 ना 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 ना। मम्मी भी हंस रही है। अरे बेटा मतलब तुम भी हंस रहे हो मुझ पर। कितने बच्चे संपूर्णा दिसंबर 23 से जरा अटेंडेंस लगा दो। संपूर्णा वाला अटेंडेंस लगा दो, खत्म होने वाला है। संपूर्णा दिसंबर 23 कितने बच्चे हैं? यो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत ही बड़ा नंबर दिख रहा है। चलिए आगे चलें। हाँ भाई पता चल गया तुम लोगों को, तुम लोगों को मुझे पता चल गया। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, उम्दा, अविश्वसनीय, आत्मजनक। चलिए ब्रेक खत्म, आगे चलते हैं। आइए ब्रेक खत्म बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए तो अगर बेटा मैं बात करता हूं आपकी अब लॉ की, कॉमन सेंस की, सारे बच्चे बताओ अगर कोई लॉ इंडिया के लिए बनाया है, अगर कोई कानून कोई लॉ इंडिया के लिए बनाया है, क्या नेपाल के लोगों को उसे फॉलो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्या नेपाल के लोगों को इंडिया का कानून फॉलो करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। वो किसका कानून फॉलो करेंगे? वो अपनी कंट्री का कानून फॉलो करेंगे। इंडिया के लोग अपनी कंट्री का कानून फॉलो करेंगे। लेकिन अगर नेपाल के लोग इंडिया विजिट करने आते हैं या काम करने यहां पर आते हैं, तो क्या नेपाल के लोगों को यहां के कुछ कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। सारे कानून नहीं, बट यहां पर आके उन्हें कुछ कानूनों का फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कोई कानून गुजरात के लिए बनाया है, अगर कोई कानून गुजरात के लिए बनाया है, गुजरात के लोगों के लिए बनाया है, तो क्या वो कानून महाराष्ट्र के लोगों को फॉलो करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। भाई गुजरात के लिए अगर कानून बनाया है तो गुजरात के लोग फॉलो करेंगे, और महाराष्ट्र के लिए अगर कानून बनाया है तो महाराष्ट्र के लोग फॉलो करेंगे। लेकिन अगर महाराष्ट्र के लोग गुजरात जाते हैं
तो हो सकता है कि उन्हें कुछ कानून वहां के फॉलो करने पड़े जितने टाइम वो वहां पर गुजरात में हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे बच्चा, लॉ क्या होता है ये तो हमें पता चल गया। लॉ होता है कोई भी रूल्स या रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बनाती है उसको हम लॉ बोलते हैं, उसको हम लॉ बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि भैया लॉ बनाया क्यों जाता है। ठीक है सर, लॉ बनाया क्यों जाता है, व्हाई इज लॉ नीडेड। लॉ भगवान ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया, उसकी जरूरत क्या पड़ी, उसकी जरूरत क्या पड़ी। तो बेटा बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। जब हम आदिवासी हुआ करते थे, जब हम आदिवासी हुआ करते थे तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। मान लीजिए मुझे पुणे से मुंबई जाना है, या अगर मैं बोलता हूं ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, तो मैं कैसे जाया करता था, कैसे जाया करता था, मैं पैदल जाया करता था, क्योंकि उस टाइम तक कोई भी आविष्कार नहीं हुआ था, मैं पैदल जाया करता था। लेकिन इंसान के पास दिमाग है और वो इंटेलिजेंट है, वो नई नई चीजें खोजता है, वो नए नए आविष्कार करता है। ठीक है, वो नए नए आविष्कार करता है। तो उसने आविष्कार करा पहिए का, किस चीज का आविष्कार करा, व्हील का आविष्कार करा। और इससे उसे क्या फायदा हुआ, इससे उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए एक तो उसने भैया जानवर का इस्तेमाल किया, जानवर की एनर्जी का, और उसका टाइम भी सेव होने लगा। उसका क्या होने लगा, टाइम भी सेव होने लगा। इंसान धीरे 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 और आविष्कार करने लगा, और इंसान ने किस चीज का आविष्कार कर दिया, मोटर का आविष्कार कर दिया, मोटर का आविष्कार कर दिया। और अब बेटा आपको सड़क पर चलती हुई दिखती है टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स। इसके आने से क्या फायदा हो गया बेटा, इसके आने से फायदा क्या हुआ, इसके आने से यह फायदा हो गया कि अब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर बहुत जल्दी पहुंच जाने लगे। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं हम। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी आ गई। सर क्या प्रॉब्लम आ गई, सबसे पहली प्रॉब्लम इससे आई रोड एक्सीडेंट्स की। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या हुई, देखो जब हम पैदल चलते थे, मान लो एक लड़का इधर से जा रहा है, एक लड़का इधर से जा रहा है, उधर से एक खूबसूरत लड़की आ रही है और दोनों की टक्कर हो जाती है, तो क्या किसी को नुकसान पहुंचेगा, नहीं बेटा। जब दो लोग पैदल चल रहे होते हैं और टक्कर हो जाती है तो इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन इधर से लड़का कार लेकर आ रहा है, इधर से लड़की कार लेकर आ रही है और दोनों की टक्कर हो जाती है, दोनों की टक्कर हो जाती है, तो क्या हो सकता है, हो सकता है डेथ हो जाए, लड़का मर जाए, हो सकता है लड़की मर जाए, हो सकता है दोनों मर जाए, हो सकता है दोनों को डैमेज आ जाए, कुछ भी हो सकता है रोड एक्सीडेंट में, है ना, कुछ भी हो सकता है रोड एक्सीडेंट में। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अनस बेटा मैं आपकी चैट पढ़ रहा हूं, आप हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चा, है ना अनस। चलिए, हां, तो रोड एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा बेटा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें आया, हमने टू व्हीलर, हमने मोटर किस लिए बनाई थी कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट को 20 मिनट में पार कर लें, अगर हमारे पास मोटर गाड़ी होगी, अगर हमारे पास क्या होगी, मोटर गाड़ी होगी तो। लेकिन मेरे बच्चा ड्यू टू ट्रैफिक, लेकिन मेरे बच्चा ड्यू टू ट्रैफिक की वजह से क्या हो गया, ट्रैफिक की वजह से बेटा अब पैदल इंसान जल्दी पहुंच रहा है और यह बंदा ट्रैफिक में फंसकर 20 मिनट का रास्ता 2 घंटे में कवर कर रहा है, 2 घंटे में कवर कर रहा है ना, 2 घंटे में कवर कर रहा है। तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम आने लगी। तो इन प्रॉब्लम का हमें क्या चाहिए था, सॉल्यूशन चाहिए था। ठीक है, ओके, इन प्रॉब्लम का हमें क्या चाहिए था, सॉल्यूशन चाहिए था। क्या चाहिए था, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एक लॉ बनाया। कौन सा लॉ बनाया, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जिसमें क्या लगाई गई बेटा, ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई। ट्रैफिक लाइट से क्या होता है बेटा, रेड लाइट है तो आप रुक जाते हो,
ग्रीन लाइट है तो आप चले जाते हो। आपको पता है इससे ट्रैफिक मैनेज होता है, ट्रैफिक लाइट से ट्रैफिक क्या होता है, मैनेज होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में लोग कम फंसते हैं। दूसरा मेरे बच्चा ड्राइविंग लाइसेंस। दूसरा कौन सा है बेटा? ड्राइविंग लाइसेंस। अब जो इंसान सड़क पर गाड़ी लेकर निकला है उसे चलानी आती है या नहीं आती? अगर उसे चलानी आती होगी तभी उसे सड़क पर गाड़ी चलाने दी जाएगी। अगर उसे चलानी नहीं आती होगी तो उसे पहले सीख कर आनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने पहले टेस्ट रख दिया। इसके लिए हमने पहले क्या रख दिया? टेस्ट रख दिया। ठीक है, टेस्ट रखकर जब आप उस टेस्ट को पास कर देंगे, गाड़ी चलाकर दिखा देंगे, तो आपको एक लाइसेंस दिया जाता है कुछ सालों के लिए कि आप उन ईयर्स में बेटा क्या कर सकते हो? गाड़ी को चला सकते हो। जिसकी वजह से जब वो लोग गाड़ी चलाएंगे जिन्हें गाड़ी चलानी आती है तो रोड एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। रोड एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। रोड एक्सीडेंट्स मेरे बच्चा कम हो जाएंगे। तो इस लॉ आने की वजह से, इस लॉ के आने की वजह से, ठीक है, इस लॉ के आने की वजह से क्या रोड एक्सीडेंट खत्म हो गए हैं? क्या रोड एक्सीडेंट खत्म हो गए हैं? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। ठीक है, यहां पर बेटा रोड एक्सीडेंट खत्म नहीं हुए हैं, बट क्या रोड एक्सीडेंट कम हो गए हैं? क्या रोड एक्सीडेंट कम हो गए हैं? द आंसर इज यस, रोड एक्सीडेंट्स कम हो गए हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स, जो ट्रैफिक लगता था, क्या अब ट्रैफिक नहीं लगता है? ट्रैफिक अब भी लगता है, खत्म नहीं हुआ है, बट अब ट्रैफिक कम लगता है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स। तो लॉ आने की वजह से प्रॉब्लम्स को मैनेज कर लिया जाता है, प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में लाया जाता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप ऐसा नहीं कह सकते। मान लीजिए भैया इंडिया में मर्डर करने पे मना है, मर्डर करना प्रोहाइबिटेड है, लेकिन क्या इंडिया में मर्डर नहीं हो रहे? मैं तो रोज क्राइम पेट्रोल देख रहा हूं, शाम को रोज एक नया केस दिखाते हैं मर्डर का। तो इससे कम हो जाते हैं, बट 100% बंद हो जाए ऐसा नहीं है मेरे बच्चा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर लॉ क्यों लाया जाता है? तो लॉ बेटा लाया जाता है टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो एक पब्लिक की प्रॉब्लम है, उस पब्लिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए लाया जाता है। उस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए लाया जाता है। अब मैं आपको बात बताता हूं मेरे लंगोटिया यार की। मेरा बहुत ज्यादा बड़ा लंगोटिया यार है, हम लोग बचपन से फ्रेंड्स थे बेटा, सल्लू भाई और मैं। आप देख भी सकते हैं हम दोनों एक ही गाड़ी में हैं। क्या आपको दिख रहा है? गुरप्रीत सर गाड़ी चला रहे हैं और बाजू में कौन बैठा है? सल्लू भाई बैठे हैं, बाजू में सल्लू भाई बैठे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कैटरीना की, आपस में कैटरीना की बात कर रहे हैं कि कैटरीना एक अच्छी पर्सन है, एक अच्छी एक्ट्रेस है। बहुत सारी बातें हमारी चल रही थी, वही बचपन की बातें यार जो हम हमेशा करते आए हैं। मुझे भी कई सारे फिल्म्स के ऑफर आए थे बेटा, बहुत सारे फिल्म्स के ऑफर मुझे आए थे। वो सारे ऑफर्स मैंने सल्लू भाई को दे दिए, क्योंकि मैंने कहा यार हम लोग तो यार टीचिंग करेंगे यार, है ना, भले ही सैलरी 3,500 रुपए महीना है, लेकिन मजा इसी में ही आएगा। ठीक है, मजा इसी में ही आएगा। अब हुआ क्या, सल्लू भाई को पता चला कि मेरे पास एक बहुत बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग है। मेरे पास क्या है? एक बहुत बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग है बेटा, बहुत बड़े आर्टिस्ट है जिनका नाम है पिकासो। सलमान ने कहा यार मैंने सुना है तुम्हारे पास एक बहुत बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग है, क्या तुम मुझे बेचोगे? मैंने कहा हां बेच दूंगा। कह रहा है कितने में बेचोगे? मैंने कहा भैया 10 लाख रुपए में मैं आपको ये पिकासो की पेंटिंग बेच दूंगा। 10 लाख रुपए में मैं आपको ये पिकासो की पेंटिंग बेच दूंगा। सलमान भाई रेडी हो गए पिकासो की पेंटिंग खरीदने के लिए। मैंने कहा कल घर आना तुम्हें पेंटिंग दे दूंगा, कल घर आना तुम्हें पेंटिंग दे दूंगा। वो मेरे घर पर आए पेंटिंग लेने। क्या लेकर आए बेटा? 10 लाख रुपए लेकर आए। क्या आपको बैग दिख रहा है? यस सर, 10 लाख रुपए लेकर आए सलमान भाई मेरे घर पर। और मैं इधर से क्या लेकर आया? मैं इधर से लेकर आया बेटा, मैं इधर से पेंटिंग लेकर आया। ये देखो, मैं इधर से पेंटिंग लेकर आया, इधर से मैंने पेंटिंग दी
उधर से उन्होंने पैसा दिया, इधर से पेंटिंग, उधर से पैसा। सलमान भाई पेंटिंग लेकर घर गए। सलमान भाई ने जब पेंटिंग खोली घर जाकर, तो उन्होंने देखा कौन सी पेंटिंग है, ये तो पिकासो भाई की पेंटिंग है ही नहीं, ये तो पिकासो भाई की पेंटिंग है ही नहीं मेरे बच्चा, ये पिकासो की पेंटिंग नहीं है, ये तो मजनू भाई की पेंटिंग है। ओ, किसकी पेंटिंग है? मजनू भाई की पेंटिंग है यार, मजनू भाई की पेंटिंग है, ये तो पिकासो की पेंटिंग नहीं है। यहां पर सलमान के साथ फ्रॉड हो गया, सलमान के साथ फ्रॉड हो गया, उसको 10 लाख रुपए का चूना लग गया बेटा, 10 लाख रुपए का चूना लग गया। क्या इसके लिए कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर इसके लिए तो कानून होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए आपने सीए फाउंडेशन में एक एक्ट पढ़ा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कहता है कि सलमान के पास लीगल राइट है, सलमान के पास लीगल राइट है कि वो गुरप्रीत सर पर केस करके अपने 10 लाख रुपए वापस ले सकते हैं, अपने 10 लाख रुपए वापस ले सकते हैं। अगर ये कानून नहीं होता, अगर ये कानून नहीं होता तो फिर वो पैसा वापस नहीं ले सकते थे। बच्चा कह रहा है हॉर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। अरे क्या बात कर रहे हो, जादू। ठीक है, चलिए, यस सर, आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर इंडिया के अंदर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? इंडिया के अंदर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? यह बहुत बड़ा सवाल आता है बेटा, बहुत बड़ा सवाल आता है कि इंडिया के अंदर कानून कौन बना सकता है और यह पावर कहां से आती है। यह बात का अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो बेटा यह आंसर आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया में क्या चलती है? डेमोक्रेसी चलती है। गवर्नमेंट को कौन चुनती है? आज जो सरकार देश चला रही है, उस सरकार को किसने चुना है? उस सरकार को किसने चुना है? पब्लिक ने चुना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक डॉक्यूमेंट है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट हम उसे कहते हैं, जिससे पूरे इंडिया को गवर्न किया जाता है, जिससे पूरे इंडिया को गवर्न किया जाता है। ठीक है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं आपको बेटा बात बताता हूं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का पूरे वर्ल्ड का मेरे बच्चा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें पता है कितने हिस्से हैं? इस कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स हैं बेटा। कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स हैं। ओके, 25 पार्ट्स हैं बेटा। पहले इसमें कम पार्ट्स हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में अगर आप आज का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो उसमें 25 हिस्से हैं, और 25 हिस्सों के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जिसमें 448 आर्टिकल्स दिए हुए हैं। 448 आर्टिकल्स दिए हुए हैं। ठीक है, और 12 शेड्यूल्स दिए हुए हैं। 12 शेड्यूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, 12 शेड्यूल दिए हुए। सर शेड्यूल क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है? विल डिस्कस टाइम आने पे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। और ये हमने कौन से दिन को अपनाया था कॉन्स्टिट्यूशन बेटा? 26 जनवरी, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को बेटा इसे इन्फोर्स किया गया था, और हम तब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करते आ रहे हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था कि इंडिया के अंदर कानून कौन बना सकता है, कौन अप्रूव कर सकता है, तो बेटा उसका आंसर आपको दिया जाएगा। आपको आंसर मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 245 में। ठीक है, ओके, 245 में दिया जाएगा मेरे बच्चा, आर्टिकल नंबर 245 में, जिसमें 2 लोगों के पास पावर है। कितने लोगों के पास पावर है?
दो लोगों के पास मेरे बच्चा पावर है। सबसे पहला पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, और दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है। सारे बच्चे इन दोनों लाइन को पढ़ो और मुझे बताओ इन दोनों लाइन का क्या मतलब है। सारे बच्चे बताएंगे इन दोनों लाइन का क्या मतलब है। यस, सबसे पहला उन्होंने बताया, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की पावर है। पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की पावर है। पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ओके, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, या तो पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकती है या एनी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए लॉ बना सकती है। एनी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए लॉ बना सकती है। यह आपको दिख रहा है ना, यहां पर ऐसे बेटा पार्लियामेंट में डिस्कशन किया जाता है। कई बार आपने वीडियोस भी देखी होंगी, ठीक है। दूसरा उन्होंने मेरे बच्चा पॉइंट बोला, दूसरा उन्होंने मेरे बच्चा पॉइंट बोला कि स्टेट लेजिस्लेचर जो डिपार्टमेंट है वो भी लॉ बना सकते हैं, लेकिन वो पूरे इंडिया के लिए लॉ नहीं बना सकते। वो पूरे इंडिया के लिए लॉ नहीं बना सकते। वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लॉ बनाएंगे? वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लॉ बनाएंगे बेटा? वो लॉ बनाएंगे अपने स्टेट के लिए, अपने स्टेट के लिए, या मेरे बच्चा पार्ट ऑफ द स्टेट, पार्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यूपी का स्टेट लेजिस्लेचर किसके लिए लॉ बनाएगा? यूपी का स्टेट लेजिस्लेचर किसके लिए लॉ बनाएगा? यूपी का स्टेट लेजिस्लेचर या तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लॉ बना सकता है, या तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लॉ बना सकता है, या पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए, या मेरे बच्चा पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए लॉ बना सकता है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट किसके लिए लॉ बना सकता है? होल ऑफ इंडिया के लिए लॉ बना सकता है, या एनी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए लॉ बना सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपका यह आता है कि सर पता कैसे चलता है कि कौन से मैटर्स पर, कौन से मुद्दों पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, कौन से मुद्दों पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा? यह पता कैसे चलता है? तो बेटा पार्लियामेंट के अंदर है ना, पार्लियामेंट के अंदर जो पावर है वो कौन से मुद्दों के लिए है, और स्टेट लेजिस्लेचर है वो कौन से मैटर्स के लिए है। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। आपको 3 लिस्ट दी हुई है। कितनी लिस्ट? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। 3 लिस्ट दी हुई है बेटा, 3 लिस्ट दी हुई है। कहां पर दी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही दी हुई है। ओके, जो मैंने आपको 12 शेड्यूल्स बताए थे उसके 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट आपको दी हुई है। लिस्ट 1 को हम बोलते हैं बेटा यूनियन लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर जो भी मैटर्स लिखे हुए हैं, इस लिस्ट के अंदर जो भी मैटर्स लिखे हुए हैं उस पे ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। कौन लॉ बनाएगा? पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। दूसरी लिस्ट बेटा स्टेट लिस्ट, दूसरी लिस्ट बेटा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, स्टेट लिस्ट के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो इसमें लिखे हुए मैटर्स पर, इसमें लिखे हुए मैटर्स पर मेरे बच्चा ओनली स्टेट लॉ बनाएगा,
ओनली स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। ओके, तीसरा, हां ये तो सर ने टेक्स्ट में भी बताया था। ओके, हां आर्टिकल 246 था ना वो बेटा, आर्टिकल 246 आपको लिस्ट में ही भिजवाता है। ठीक है करण बेटा, आर्टिकल 246 आपको लिस्ट पढ़ने के लिए ही बोलता है। ठीक है, और थर्ड लिस्ट थी कॉनकरेंट लिस्ट। थर्ड लिस्ट कौन सी थी मेरे बच्चा? कॉनकरेंट लिस्ट थी, कॉनकरेंट लिस्ट। इसमें लिखे हुए मैटर्स पर, इसमें लिखे हुए मैटर्स पर कौन लॉ बनाएगा? इस पर लिखे हुए मैटर्स पर बेटा दोनों लॉ बना सकते हैं, बोथ पार्लियामेंट भी बना सकता है अपना लॉ एंड स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर अगर कोई मैटर तीनों लिस्ट में नहीं लिखा तो क्या होगा? अगर कोई मैटर तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है उस पर लॉ कौन बनाएगा? इफ मैटर इज नॉट मेंशन्ड, इफ मैटर इज नॉट मेंशन्ड इन एनी लिस्ट, तो उस पर भी ध्यान रखना बेटा, उस पर भी कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ही लॉ बनाता है, पार्लियामेंट ही लॉ बनाता है। ठीक है, क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर, एकदम क्लियर है। अब बस हम क्लास के एंड की तरफ जा रहे हैं, आज की क्लास के। चलिए गुरुजी इस बच्चे का कुछ करिए। बिल्कुल करते हैं बेटा, तुम बोल रहे हो तो आइए, एक मिनट जरा। अब तुम कह रहे हो तो कुछ कर देते हैं, रुको। चलिए आइए बेटा, आइए आगे चलें। यस सर, आगे चलिए। अरे 3 दिन की बात है यार, 3 दिन की बात है, 3 दिन सह लो, 3 दिन डेमो लेक्चर चलेगा, उसके बाद तो सब ऐप पे होगा। चलिए, ग्रेट 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 ग्रेट। लास्ट मुद्दे पर चलते हैं, लॉ को बनाने का प्रोसीजर क्या होता है। लास्ट मुद्दे पर चलते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। लॉ को बनाने का बेटा प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम डिमांडिंग लॉ, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लॉ की जरूरत क्यों पड़ रही है, किस प्रॉब्लम की वजह से लॉ की जरूरत पड़ रही है। जैसे हमने मोटर व्हीकल्स के केस में, जैसे हमने मोटर व्हीकल्स के केस में आइडेंटिफाई करा था कि भैया ट्रैफिक और एक्सीडेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थे। यस और नो? प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। ड्राफ्ट का मतलब होता है जो चीज अभी फाइनल नहीं है, जो चीज अभी फाइनल नहीं है उसे बोलते हैं मेरे बच्चा ड्राफ्ट। ठीक है, जो चीज अभी फाइनल नहीं है। तो एक बिल बनता है, बिल बनता है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। कहां पेश किया जाता है? पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं। पार्लियामेंट के कितने हाउसेज होते हैं? 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं राज्यसभा, एक को बोलते हैं लोकसभा। नॉर्मली बेटा इसमें जो लोग बैठते हैं उनको हम बोलते हैं एमपी, या बोल सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पब्लिक ने ही चुना होता है। जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसने चुना होता है? यानी हमारे चुने हुए लोग ही वहां पर बैठकर लॉ को अप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, हमारे चुने हुए लोग ही, डायरेक्टली हमने चुना होगा वोटिंग करके,
या इनडायरेक्टली हमने चुना हुआ होगा और वो लोग इसको अप्रूव करते हैं। इन दोनों हाउसेज में बेटा जब ये अप्रूव हो जाता है, ठीक है, ओके, इन दोनों हाउसेज में बेटा जब ये अप्रूव हो जाता है, फिर फाइनल जाता है प्रेसिडेंट के साइन के लिए। किसके साइन के लिए जाता है? प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाता है। और जैसे ही प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिल जाता है, जैसे ही प्रेसिडेंट का सिग्नेचर बन जाता है, तो बिल कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बिल कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में। बट पब्लिक को कैसे पता चलेगा? पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि भैया कोई ऐसा नया कानून आया है? तो लोगों को बताने के लिए गवर्नमेंट की एक मैगजीन है, गवर्नमेंट की एक मैगजीन है जिसका नाम है ऑफिशियल गैजेटे, यानी भारत ऑफिशियल गैजेटे ऑफ इंडिया, जिसको आप कहेंगे भारत का राजपत्र। उसमें बेटा इसे क्या कर दिया जाता है? पब्लिश कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है और पब्लिक को पता चल जाता है कि नया कानून आ गया है, नया कानून आ गया है। ठीक है, अब आप लोगों के साथ ना एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। क्या धोखा हुआ? मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लॉ बनाने का प्रोसीजर बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको क्या किया? एक्ट बनाने का प्रोसीजर बताया। तो क्वेश्चन ये आया कि सर क्या लॉ एंड एक्ट सेम होता है या डिफरेंट होता है? और इस सवाल का आंसर बेटा, इस सवाल का आंसर हम कल की क्लास में करेंगे। इस सवाल का आंसर हम कल की क्लास में करेंगे। आज 3-4 एमसीक्यू कर लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। 3-4 एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैज द पावर टू मेक लॉ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लॉ बनाने की पावर, लॉ अप्रूव करने की पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है या स्टेट लेजिस्लेचर को दी गई है या दोनों को दी गई है या किसी को भी नहीं दी गई? यस, तो सारे बच्चे करेक्ट आंसर बता रहे हैं कि सर आर्टिकल 245 ने दोनों को पावर दी है। सर दोनों को पावर दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताओ लिस्ट वन में जो मैटर्स लिखे हुए हैं, लिस्ट वन में जो मैटर्स लिखे हुए हैं, उन मैटर्स पर कानून कौन बना सकता है? उन मैटर्स पर कानून कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है, दोनों बना सकते हैं या कोई भी नहीं? लिस्ट वन कौन सी है बेटा? लिस्ट वन है यूनियन लिस्ट, जिस पर कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी बेटा, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 पर लिखे हुए मैटर्स, लिस्ट 2 पर लिखे हुए मैटर्स पर कानून कौन बना सकता है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों या नन ऑफ द अबव? तो लिस्ट 2 कौन सी है बेटा? लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट। तो करेक्ट आंसर इज सी, स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है। लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का, हु कैन मेक द लॉज ऑन द मैटर्स लिस्टेड इन लिस्ट 3, यानी कॉनकरेंट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट पर कौन बना सकता है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों या नन ऑफ द अबव? चलिए, सो करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, चलिए, तो अब कल मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा बेटा, कल मैं आपसे यह एक्सपेक्ट करता हूं कि कल आप लोग मॉड्यूल लेकर आएंगे। ठीक है, आईसीआई मॉड्यूल आपके पास होगा, सॉफ्ट में हो चाहे हार्ड में हो, लेकिन मॉड्यूल मेरे बच्चा आपके पास होना चाहिए। अगर आपका कोई छोटा मोटा डाउट है, मेरे पास अभी टाइम है, आप अपना डाउट बता सकते हैं, मैं खड़ा हूं, आपका डाउट आंसर कर दूंगा।
मेरे को पीडब्ल्यू ऐप की चैट नहीं दिख रही है अभी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, यूट्यूब पे मैं देख रहा हूं, तो यूट्यूब में अगर आपका कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। हाँ अदीबा बेटा, चैप्टर वाइज वेटेज की पीडीएफ मैं आपको गूगल ड्राइव पे दे दूंगा। चैप्टर वाइज पीडीएफ की जो आईसीआई की वेटेज है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है अदीबा। अनस कह रहा है रोस्ट कर दो बेटा, यूट्यूब पे नहीं, तुम ऐप पर आओ तब तुम्हें बताता हूं बेटा अनस, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, डोंट वरी। यस मंकी बेटा, सेम है। सर कॉन्सेप्ट चैप्टर का प्रिंट निकलवाना है, अगर आपके पास आईसीआई मॉड्यूल नहीं है तो मैं अभी प्रीलिमिनरी चैप्टर स्टार्ट करूंगा बेटा। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूंगा? प्रीलिमिनरी स्टार्ट करूंगा, तो उसका आप प्रिंट निकलवा सकते हो। अरे सौम्यदीप भाई नहीं भूले हैं यार, तुम भूल गए हो। यस क्या? हाँ एक और पूछा उसने, सर जो पीडब्ल्यू की बुक आएगी लॉ की, पीडब्ल्यू की जो बुक आएगी लॉ की, उसमें कॉन्सेप्ट होंगे या क्वेश्चन आंसर होंगे? बेटा पीडब्ल्यू की जो बुक आएगी उसमें ओनली क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, ओनली क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट हम आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट हम आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ेंगे। पीडब्ल्यू की मैं लॉ की बात कर रहा हूं, मैं अदर सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली लॉ। ऑडिट की क्लास कब से स्टार्ट होगी? सर ऑडिट की क्लास कब से स्टार्ट होगी? बेटा आफ्टर लॉ कंप्लीशन, जब लॉ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब लॉ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो लॉ की टाइमिंग हम ऑडिट के सब्जेक्ट को दे देते हैं, तो ऑडिट आपका स्टार्ट हो जाएगा। और लॉ का सब्जेक्ट आप मान के चलिए फर्स्ट वीक ऑफ जून, मैक्सिमम बोल रहा हूं फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपका लॉ खत्म हो जाएगा, तो ऑडिट स्टार्ट हो जाएगा। यस नैन्सी बेटा अवेलेबल होते हैं। डाउट इंजन काम नहीं कर रहा है बेटा, काम कर रहा है, अभी तो तुम्हारे सामने डाउट पूछकर दिखाया, कैसी बात करते हो यार हार्दिक। रिवीजन कैसे करेंगे बेटा उसके बारे में भी बताऊंगा, डोंट वरी। मॉड्यूल बेटा आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई और डाउट भी है तो आप पीडब्ल्यू डाउट इंजन पे डाल सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क ऑन पीडब्ल्यू डाउट इंजन, ठीक है। चलिए तो यहां पर मेरे बच्चा मैं क्लास को खत्म करता हूं। आई होप आपको आज की क्लास अमेजिंग लगी होगी, है ना। फिर मिलेंगे बेटा हम कल, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय।